नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में आज हमने गैप अप ओपनिंग देखी थी, लेकिन शुरुआत के बाद फिर से कंसर्न्स बढ़े हैं और निफ्टी इस वक्त 18,131 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि दिन के ऊपरी स्तर से इस वक्त निफ्टी तकरीबन 200 अंक नीचे आ गया है। 18,318 है आज का ऊपरी स्तर, 18,128 है आज का निचला असर और दिन के निचले स्तरों के आसपास निफ्टी इस वक्त आपको दिखेगा। दरअसल जिस तरह से ओमिक्रॉन का नया जो वेरिएंट है B7, उसके 3-4 केसेस भारत में सामने आए हैं, उनका खुलासा हुआ है। ये नए केसेस नहीं है, ये पिछले 6 महीने में 3-4 केसेस आए हैं और सारे के सारे होम आइसोलेशन में ठीक भी हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार हरकत में जरूर है, जिस तरह से ग्लोबल टेंशन बढ़ रही है कोरोना को लेकर, और आप देखिए बाजार पर इसका साफ असर दिख रहा है। आज पीएम मोदी एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी करने जा रहे हैं और इसके पहले बाजार हम देख रहे हैं कि नर्वस हो रहे हैं और सेंसेक्स में जो गिरावट है इस वक्त 200 अंकों के आसपास की है। निफ्टी बैंक है तकरीबन 200 अंक नीचे, तो ऊपरी स्तरों से तेज सेल ऑफ है। लेकिन फार्मा वाले स्टॉक्स चल रहे हैं, एपीआई यानी कि जो दवाएं बनाती कंपनियां, उनके स्टॉक्स चल रहे हैं, हॉस्पिटल के शेयर चल रहे हैं। तो जहां पर कोविड को लेकर मौके बन सकते हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि आज बाइंग आ रही है। इसके अलावा सभी के सभी इंडेक्स, अगर आप निफ्टी फार्मा को छोड़ दीजिए तो एक भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर आपको हरे निशान में ट्रेड होता हुआ दिखेगा। तो मूड थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन इस कमजोरी में क्या मौके बनेंगे, क्या लोअर लेवल्स पर आपको एंट्री का एक अवसर तलाशना चाहिए, ये अपने एक्सपर्ट से समझेंगे और आपके सभी सवालों के आज हम जवाब भी देंगे योर स्टॉक्स में। सवाल पूछने के लिए हमारा फोन नंबर 9167329108 पर आप फोन करके, एसएमएस करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हो। और सोशल मीडिया पर भी ET Now स्वदेश मौजूद, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का हमारा पता @ET Now स्वदेश पर। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के क्षितिज गांधी। क्षितिज और अविनाश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ET Now स्वदेश पर। क्षितिज, आपसे शुरुआत करेंगे। 18,100 के आसपास क्षितिज आ गया निफ्टी आज, और अब देखिए शुरुआत मजबूत हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो भय का माहौल है वो बाजार को नीचे खींच रहा है। 18,000 के बचे रहने की संभावना कितनी है क्षितिज, और लोअर लेवल्स पर एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? जी वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक, और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि भारतीय बाजार में थोड़ा एक फियर तो फैक्टर निकल के आया है। ये जो हमारा अगर हम लोग बात करें कोविड की न्यूज के चलते, जो ग्लोबल मार्केट्स कहीं ना कहीं रात को संभलते दिखाई दिए। डाउ जोन्स की अगर हम लोग बात करें, यूएस मार्केट्स कहीं ना कहीं संभलती दिखाई दी, लेकिन जिस तरह की सेलिंग हम लोग भारतीय बाजारों में देख रहे हैं, मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में ये थमती नजर नहीं आ रही है। क्योंकि अगर हम लोग तीनों फैक्टर्स देखें, अगर हम लोग सबसे पहले टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आज निफ्टी ने अपने 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डाउन साइड में ब्रेक किया है, और कहीं ना कहीं भारतीय बाजार एक ट्रिगर की शायद वेट भी कर रहे थे। जो काफी टाइम से हम लोग बात कर रहे थे कि मार्केट एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग की मार्केट काफी ड्यू हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर शायद ये निकल के आया न्यूज के चलते। ये हम लोग ऊपरी स्तरों पे एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने बात की, टेक्निकली मार्केट ने आज 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी डाउन साइड में ब्रेक कर दिया है। आपका सवाल था कि क्या हम लोग 18,000 को रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे, बट मुझे लगता है जिस तरीके का लॉन्ग अनवाइंडिंग ऊपरी स्तरों पे देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो सेल ऑफ है थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। और इनफैक्ट मैं मान के चल रहा हूँ 17,950 तक निफ्टी एक बार फिसल के आना चाहिए। उन स्तरों पे एक बार देखेंगे किस तरीके से डेटा डेवलप हो रहा है, क्योंकि अगर हम लोग डेटा की भी बात करें तो ऑप्शन राइटर्स, कॉल राइटर्स काफी ज्यादा एक्टिव है मार्केट में। 18,300 की स्ट्राइक की अगर हम लोग बात करें एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एडेड है। तो हाल फिलहाल में 18,300 के जब तक नीचे ट्रेड कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी टेक्निकल बाउंस होल्ड ऑन करेगा ऊपरी स्तरों पे। डाउन साइड की जैसे मैंने बताया, जो इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है निफ्टी के लिए वो है 18,000 पे। 18,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है एक, लेकिन आने वाले सेशंस में अगर हम लोग 18,000 को होल्ड ऑन नहीं कर पाते तो मुझे लगता है उसके बाद निफ्टी अपने 100 दिन के मूविंग एवरेज की तरफ मूव करने लग जाएगा, जो कि 17,900 के ऊपर लाई करता है डेली चार्ट्स पे। तो ओवरऑल सेटअप फिलहाल अभी कहीं भी बुल्स के लिए तो यहाँ पे फेवरेबल नहीं है, बट अगेन वी नीड टू वेट एंड वॉच एज ऑफ नाउ। 17,900 पे किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है, वहां पे हम लोग बिल्कुल बाइंग की अपॉर्चुनिटीज तलाश करेंगे। ठीक है, 17,900 है निफ्टी का 100 डीएमए, और वहां तक गिरने की आशंका जता रहे हैं क्षितिज। आज 50 डीएमए टूट गया, 18,100 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और अगर हम मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात करें, तो राहत कहीं भी नहीं है। वहां पर आज 100 डीएमए के नीचे जाकर दोनों ही इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं। अविनाश जी, आगे बढ़ने से पहले और दर्शकों के सवाल लेने से पहले आपसे एक बार राय चाहेंगे बाजार पर। ये जो हम करेक्शन देख रहे हैं अविनाश जी, क्योंकि हम कोविड को देख चुके हैं,
लंबे समय तक झेल चुके हैं और उससे सबक भी ले चुके हैं कि बाजार बहुत स्ट्रांग रिवर्सल देता है, फियर जो ही थोड़ा सा खत्म होता है। अब उस तरह के फियर नहीं आएंगे जैसे हमने पहले देखा, ये बात तो बिल्कुल तय है। तो क्या अगर कोई भी साइजेबल करेक्शन बाजार में आता है, क्या वो मौका होगा खासतौर से ऐसे शेयरों में जहां पर पोटेंशियल है, जो तेजी से चले थे और कुछ लोग मौके चूक गए थे, या फिर अभी कुछ दिन तक थोड़ा सा वेट एंड वॉच के मोड में रहना ज्यादा बेहतर रणनीति होगी? गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, मुझे लग रहा है कि अभी कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए बाजार में एक बात तो क्लियर है कि ऊपरी लेवल पे मार्केट्स थोड़ा सा एग्जॉशन देख रहा है। प्लस अभी जो ये जो कोविड की खबरें आ रही है, इसमें अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पे कितना होगा, कितना मटेरियल इम्पैक्ट होगा। बट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस अगर और सस्ते होते हैं तो जो प्रॉमिसिंग सेक्टर्स है, जैसे कि ऑटो कंपोनेंट्स हो गया, ऑटो है, कैपिटल गुड्स है, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पे अगर कोई भी बड़ी मात्रा में और थोड़ी गिरावट आती है तो जो कॉन्ट्रा इन्वेस्टर है और जो इन्वेस्टर्स है उनको थोड़ा सा डेफिनेटली मौका यूज करना चाहिए। क्योंकि देखिए पहले कोविड के जब कोविड का जब अटैक हो गया था, जैसे आपने कहा कि तभी कोई भी तैयार नहीं था। अभी तो मोर और लेस एवरीबडी, सभी ने 2 डोसेस वैक्सीनेशन के लिए हैं, बूस्टर डोज भी काफी लोगों ने लिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी गिरावट आएगी मार्केट्स में। अभी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो मौके देख रहे हैं कि आपको निचले लेवल पे अच्छे क्वालिटी बिजनेस मिलते हैं, तो वो निवेश करने के लिए तैयार है। तो मेरे ख्याल से मैं भी चाहूंगा कि थोड़ा सा मार्केट और गिरे और उसके बाद अच्छा फ्रेश एक्यूमुलेशन आप कर सकते हो। लेकिन जो भी निवेशक अभी एंटर करेगा, थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि रिबाउंड होने के लिए भी थोड़ा सा समय लगेगा। मैं समझता हूं कि मिडिल ऑफ जनवरी से होपफुली प्री बजट रैली शुरू होगी और तभी से शायद मार्केट्स में वापस एक रिबाउंड आपको देखने को मिलेगा। और तब तक थोड़ा सा मार्केट्स में जो एक्शन अभी आप देख रहे हो उसमें ये जो स्लगिशनेस है ये आपको देखने को मिलेगी। तो नेट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा सा ये पेन सहना पड़ेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म को लेकर चिंता नहीं है, लेकिन छोटी अवधि में थोड़ा सा पेन, थोड़ा सा दर्द आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा और वो दर्द दिख भी रहा है। आज बाजार के लिए आज वीकली एक्सपायरी भी है और इस दिन आप देखिए 18,132 के आसपास 18,100 को अब होल्ड करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। पहले दर्शक को जोड़ेंगे पश्चिम बंगाल से एसके डे साहब हैं फोन लाइन पर। डे साहब नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? जी मेरे पास 3 शेयर है। एक आईसीआईसीआई बैंक 100 शेयर है और 255 रुपया खरीद भाव। 255 रुपए आईसीआईसीआई बैंक? 200 आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई किस भाव पे है? 100 शेयर है, 255 रुपया खरीद भाव। ठीक है, 255 पर है आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है। सेकेंड वन एक्सिस बैंक 350 रुपया खरीद भाव, 100 शेयर है। 350 पे ये है, ठीक है। और थर्ड वन एसबीआई 244 रुपया 110 शेयर है। तो हम ये छोड़ सकेंगे कि वो थोड़ा रुक जाएंगे? थोड़ा मेहरबानी करके बोलने से मेरा फायदा होता है। डी साहब आपने ऑलरेडी गुड डेज देख लिए हैं और आपको अच्छा खासा फायदा हो रहा है इन तमाम स्टॉक्स में। इनफैक्ट मल्टी बैगर आपके लिए तो साबित हुए हैं और हम दाद देना चाहेंगे आपके धैर्य की कि आपने अभी तक इन शेयरों को होल्ड करके रखा हुआ है और आप इस पर ओपिनियन भी चाहते हैं। अविनाश जी, तीनों के तीनों ही दिग्गज वो बैंक्स हैं जिस पर बड़े एक्सपर्ट्स, आप भी लगातार बुलिश रहते हैं, एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, और इनके जो पैसे हैं 2 गुने 3 गुने हो गए हैं। क्या सलाह देंगे? कोई प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, कोई ज़रूरत है इसकी, या फिर अभिनिवेशित ही रहें इसमें? पहले तो अभिषेक मैं ये इन्वेस्टर को कांग्रेचुलेट करूंगा कि बहुत ही निचले लेवल पे इन्होंने स्टॉक्स खरीदे और होल्ड किए। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक प्रोसेस होता है, तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से निवेश किया है। मैं समझता हूं कि ये तीनों शेयर्स में पोजीशंस होल्ड करिए, क्योंकि देखिए बैंकिंग सेक्टर में हमको लग रहा है कि जो तेजी हमने पहले फर्स्ट हाफ में देखी है वो सेकंड हाफ में भी आएगी। और ऐसा नहीं है कि कोविड आने से इनके ग्रोथ प्लान्स में कोई भारी रुकावट आएगी। क्रेडिट ग्रोथ जो 17-18% है, इसका फायदा आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, एसबीआई तीनों बैंकों को मिला है। लेकिन अक्टूबर टू मार्च इनका सबसे बिजी सीजन और सबसे कमाने वाला पीरियड होता है। तो यहाँ पे निवेशित रहिए, कम से कम और एक 12-15 महीने का अगर व्यू लेते हैं तो यहाँ से भी अच्छी खासी और अपसाइड इन स्टॉक्स में मिलेगी। तो अगर पैसों की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से इस शेयर, ये तीनों ही शेयर में आप बने रहिए। डे साहब पंजाब से पुरुषोत्तम जी हैं फोन लाइन पर। पुरुषोत्तम जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है?
नमस्कार। ट्राइडेंट के हैं जी, ट्राइडेंट के 100 शेयर है 55 में। किस किस भाव पे सर? ट्राइडेंट में 55, 55 रुपए। 55 रुपए के भाव पर आपके पास शेयर है, राइट? हाँ जी, ट्राइडेंट उसमें लॉस हो रहा है। एक डेल्टा क्रॉप है मेरे पास। ठीक है, डेल्टा कॉर्प किस भाव पे है? डेल्टा क्रॉप के हैं 50 शेयर 236.40 में, उसमें भी लॉस है। डेल्टा कॉर्प में भी लॉस है, ट्राइडेंट में भी लॉस है। ट्राइडेंट में तो लॉस काफी ज्यादा है, 55 रुपए के भाव की खरीद है। इस पर क्षितिज आपसे राय जानना चाहेंगे। ट्राइडेंट लास्ट ईयर का ये सुपरस्टार स्टॉक था। इस साल हमने देखी कि 65-70 की रेंज में गया था। अब देखिए 30-35 वाला शेयर रह गया है। डेल्टा कॉर्प ज्यादा नुकसान नहीं है, फिर भी इनके भाव से 20-25 रुपए नीचे है। इन दोनों शेयरों के लिए आप बताइए कि क्या करना चाहिए? ट्राइडेंट में बने रहें या फिर निकल जाएं? और डेल्टा कॉर्प के लिए आप क्या स्टॉप लॉस सुझाएंगे आप? देखिए अभिषेक, पहले ट्राइडेंट के हम लोग टेक्निकल सेटअप की बात कर लेते हैं। स्टॉक इन्होंने 55 रुपए के भाव पे लिया, थोड़ा काफी महंगा ले लिया। मुझे लगता है स्टॉक वहां से फिसल के अभी फिलहाल जो ट्रेड कर रहा है 32 से 33 रुपए के लगभग यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। देखिए टेक्निकल सेटअप पे बात करें तो स्टॉक ने आज 100 दिन का मूविंग एवरेज छोड़ा है वीकली चार्ट्स पे, जो कि लाई करता था लगभग 35 रुपए के आसपास। तो मुझे लगता है जो मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, इनफैक्ट जो स्टॉक का पैटर्न बन के निकल रहा है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि स्टॉक फिलहाल अभी और फिसल सकता है। डाउनसाइड में बात करें तो मुझे लगता है आने वाले सेशन में स्टॉक 27 से 28 रुपए तक के लेवल देख सकता है डाउन साइड में। तो अगर तो आप लंबी अवधि के लिए स्टॉक को होल्ड करना चाह रहे हैं तो देखिए ब्रॉडर स्ट्रक्चर अभी भी खराब नहीं है। इनफैक्ट मैं बात करूंगा अगर ट्राइडेंट के ब्रॉडर स्ट्रक्चर की, तो स्टॉक जब तक 25 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वहां से ज्यादा फिसलना चाहिए स्टॉक। तो फिलहाल के लिए अभी अगर आप दो तरीके से मैं इस बात का जवाब दूंगा, या तो अगर आप एवरेज आउट करना चाह रहे हैं तो आप 28 से 27 रुपए तक के लेवल की वेट करिए। वहां तक स्टॉक आपको एक बार डाउन साइड मिलता है तो एवरेज आउट करके आप अपना जो है वैल्यू को प्राइस को एवरेज आउट करके नीचे ला सकते हैं। अदरवाइज इफ यू वांट टू होल्ड फॉर अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव तो मैं आपको बोलूंगा 25 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, क्योंकि अगर स्टॉक 25 रुपए के नीचे फिसलता है तो लगता है वहां से फिर फर्दर सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी आपने इतना पेशेंस दिखा दिया, डाउन साइड में 55 रुपए से स्टॉक 30-32 रुपए तक आ गया, तो यहाँ से 5 से 7 रुपए का और रिस्क मुझे लगता है स्टॉक के अंदर है। और कहीं ना कहीं वहां पे 200 दिन का मूविंग एवरेज भी लाई कर रहा है वीकली चार्ट्स पे। तो फिलहाल के लिए सलाह रहेगी 28 रुपए के लगभग आता है तो आप उसको एवरेज आउट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस अगर मेंटेन करना है तो 25 रुपए का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। दूसरा स्टॉक आपने बात करी डेल्टा कॉर्प की। देखिए डेल्टा कॉर्प की अगर बात करें तो फिलहाल अभी 208 रुपए के आसपास, जी 208 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहां पे मैं सलाह दूंगा स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 198 के नीचे। स्टॉक की 200 दिन की मूविंग एवरेज लाई करती है डेली चार्ट्स के ऊपर, माफ कीजिएगा वीकली चार्ट्स के ऊपर। तो इनफैक्ट जब तक स्टॉक 195 197 के लेवल्स को होल्ड ऑन कर रहा है, किसी भी दिन स्टॉक बाउंस कर सकता है, तो स्टॉक को आप होल्ड करके चल सकते हैं। लेवल्स मैंने आपको सुझा दिए। तो इन दोनों ही शेयरों पर आपके लिए राय। आगे बढ़ेंगे, पटना से कुंदन कुमार है फोन लाइन पर। कुंदन नमस्कार, क्या जानना है आपको? सवाल पूछिए अपना। हेलो जी कुंदन, पहले अपने टीवी का आप वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, और उसके बाद सवाल पूछिए अपना। जी ठीक है, कुंदन से थोड़ा संपर्क करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन कुंदन का सवाल हमारे पास आ गया। इनके पास है एशियन पेंट्स की 250 शेयर 3104 रुपए के भाव पर 3054 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अविनाश जी, एशियन पेंट्स 3100 की खरीद है, 50 रुपए के आसपास नीचे अभी फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। और हमने देखा था कि 3500 रुपए के आसपास तक गया था, वहां से थोड़ा सा प्रेशर इसमें हमने देखा है। क्या करना चाहिए एशियन पेंट्स में? अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए एशियन पेंट्स एक ऐसा दिग्गज प्लेयर है जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए काफी वेल्थ क्रिएशन कर चुका है। आगे भी इसमें काफी अच्छा पोटेंशियल है। तो ऐसे स्टॉक्स में 50-100 रुपए के लिए कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो चुके हैं, दूसरे केमिकल प्राइसेस के भाव कम हो चुके हैं, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं तीसरे और चौथे तिमाही में कंपनी को जरूर मिलेगा। प्लस जिस प्रकार का ग्रोथ रियल एस्टेट सेक्टर में हमको दिख रहा है, ऑटो सेक्टर में दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम ग्रोथ हमको लग रहा है कि सेकंड हाफ में पहले फर्स्ट हाफ के मुकाबले में काफी अच्छा आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर इनका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल है, और जो होना चाहिए ऐसे बड़े दिग्गज शेयर में, तो अच्छी खासी इनको रिस्क रिवॉर्ड मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से कंटिन्यू टू होल्ड, और यहाँ पे कोई भी पैनिक की जरूरत नहीं है। कंपनी काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। ठीक है, एशियन पेंट्स को होल्ड करने की सलाह है। सुभाष पांडे का सवाल लेंगे, व्हाट्सएप के जरिए है। इनके पास है सन फार्मा के 100 शेयर 540 रुपए के भाव पर, और इनके भाव से ठीक ऑलमोस्ट डबल होकर ये शेयर ट्रेड कर रहा है सन फार्मा का। हाल फिलहाल थोड़ी मोड़ी दिक्कतें आई थी, हलोल प्लांट को लेकर थोड़े से कंसर्न्स हुए थे।
उसके लिए वार्निंग लेटर मिला था यूएसएफडीए से, लेकिन स्टॉक प्राइस पर बहुत कुछ खास असर नहीं है और बल्कि हम देख रहे हैं कि ये कोविड की चिंता बढ़ने से फार्मा स्टॉक में थोड़ी सी रौनक भी लौट आई है। सन फार्मा, इसमें भी बने रहने की सलाह देंगे आप अविनाश जी? बिल्कुल। इनफैक्ट अभिषेक देखिए, फार्मा शेयर्स में अभी हाल ही में थोड़ी सी एक अपटिक देखने को मिली है। कोविड आने के बाद हमने देखा है कि एपीआई वाली कंपनियां, डायग्नोस्टिक कंपनीज, जो फॉर्मुलेशंस की कंपनियां, वहां पे एक अच्छा तेजी का माहौल बना है। लेकिन सन फार्मा की अगर हम बात करें तो इनका जो मेन फोकस है वो अभी स्पेशलिटी सेगमेंट पे, और हालांकि हलोल फैसिलिटी पे उनको कोई ऑब्जर्वेशंस मिले थे। हमको नहीं लग रहा है इससे कोई बड़ी नेगेटिविटी इनके अर्निंग्स के ऊपर आएगी। तो नजरिया अगर कम से कम 6 to 12 मंथ्स का है तो यहाँ पे होल्ड करिए। मुझे लग रहा है कि कंपनी तीसरे तिमाही के नंबर्स और FY23 का परफॉर्मेंस काफी अच्छी दिखाने की कैपेसिटी रखती है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। सन फार्मा को होल्ड करने की राय है। मुंबई से अजय है हमारे साथ फोन लाइन पर। अजय नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास वेल्सपर एंटरप्राइजेस है, 157 पे लिया है सर, 300 क्वांटिटी है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है सर। अजय, आपने कब लिया शेयर ये अभी 2 दिन पहले लिया था सर, 150 2-3 दिन पहले लिया था, 157 पे। 157 की खरीद है। इनकी खरीद के भाव के आसपास ही है ये शेयर, और हमने देखा है कि वेल्सपन करीब 70 रुपए के आसपास का शेयर हुआ करता था और अब देखिए 160 रुपए के आसपास पहुंच गया है। तो ऑलरेडी एक बड़ी तेजी इसने देखी है और 172 रुपए तक ये शेयर गया था। इस पर क्षितिज आपका क्या व्यू है? थोड़ा सा प्रेशर ऊपरी लेवल से आ रहा है, आज थोड़े से चिंतित होंगे कि कल शेयर उन्होंने लिया था और आज इसमें गिरावट दिख रही है, थोड़ा माहौल भी खराब हो रहा है, क्या और फिसलेगा क्या ये? देखिए अभिषेक, अगर हम लोग वैलेंट की बात करें चार्ट स्ट्रक्चर की, देखिए चार्ट स्ट्रक्चर अभी फिलहाल इतने खराब नहीं है। स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म भी किया है। मार्केट में किसी भी तरह की सिचुएशन हो, स्टॉक ने अपने बुल रैली को कंटिन्यू किया है। हालांकि इन्होंने कल के भाव पे, कल स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था, लेकिन आज मार्केट में ओवरऑल सेल ऑफ के चलते कहीं ना कहीं स्टॉक में भी यहाँ पे प्रेशर आता दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट इनकी जो नजरिया है, शॉर्ट टर्म नजरिया है, तो मैं इनको सलाह दूंगा, स्टॉक अभी आपने 157 रुपए के आसपास लिया है, 155 के लगभग यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करने की जरूरत है 151 के नीचे। 151 रुपए का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें, बिकॉज शॉर्ट टर्म नजरिया है। 151 के ऊपर जब तक स्टॉक होल्ड ऑन कर रहा है, स्टॉक बाउंस एक बार फिर से दोबारा करने की पूरी चेष्टा करेगा, तो 151 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं सुझाऊंगा स्टॉक के लिए। 151 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ वेल्सपन एंटरप्राइजेज में बने रहने की सलाह है क्षितिज की। 1100 के आसपास टिकने की कोशिश कर रहा है और हम देखते हैं कि फार्मा में बाइंग है, आईटी में सेलेक्टिव हम बाइंग देख रहे हैं, इन्फोसिस ऊपर है, लेकिन इसके अलावा बाजार में चौतरफा आपको बिकवाली का माहौल दिखेगा। आपके सवाल जवाब के सिलसिले का फिर से हम रुख करेंगे। उदयपुर से पुरुषोत्तम जी साथ हैं। पुरुषोत्तम जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? ठीक है, व्हाट्सएप के जरिए इनका सवाल आया है। इनके पास है निपॉन इंडिया के 59 शेयर 252 रुपए के भाव पर, और 252 की खरीद है और चेक करना चाहेंगे, ये शायद हम ठीक शेयर नहीं दिखा रहे हैं इस वक्त। निपॉन एएमसी का जो शेयर है थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा होगा, 252 रुपए के आसपास का भाव इसमें है। निपॉन लाइफ एएमसी ये शेयर है। ठीक है, इस पर अविनाश जी आपसे राय चाहेंगे। 52 हफ्ते के निचले स्तरों के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है, क्या सलाह आपकी होगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि HDFC एएमसी हो या फिर बाकी एएमसीज, उनको लेके थोड़े से पॉजिटिव व्यूज आ रहे हैं, तो अगर इसी स्पेस में रहना है तो क्या स्विच करने की आप सलाह देंगे क्या? अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए इन्होंने जो शेयर खरीदा है निपॉन लाइफ एएमसी, डेफिनेटली काफी अच्छा विकल्प है एएमसी स्पेस में। पुराना नाम इसका रिलायंस एसेट मैनेजमेंट कंपनी हुआ करता था। मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया 10 साल 1.5 साल का है तो देखिए एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बहुत ही प्रॉफिटेबल होती है, इनकी ROE भी कम से कम 20-25% होती है और इनका एसेट लाइट मॉडल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस प्रकार के SIP के फ्लोज आ रहे हैं, जिस प्रकार का कैपिटल मार्केट में म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर है, हमको लग रहा है कि आने वाले 1-2 सालों में म्यूचुअल फंड का बिजनेस डेफिनेटली अच्छी खासी ग्रोथ दिखाएगा। और सबसे बड़ी बात, इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी बड़ा है, क्योंकि देखिए कोई भी एएमसी को पैसा बनाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से इनको थोड़ा सा समय यहाँ पे देना जरूरी है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ी वोलेटिलिटी स्टॉक में आपको देखने को मिली, लेकिन ये वेल एस्टेब्लिश्ड एएमसी है, पुरानी एएमसी, अच्छे फंड मैनेजर की टीम है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए, लेकिन टाइम फ्रेम कम से कम 12 से 15 महीने रखिए। ठीक है, निवेशित रहने की सलाह है, लेकिन आपको 12 से 15 महीने का समय इस शेयर को देना पड़ेगा। लेकिन चलिए अब आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी मार्केट की ABCD।
हमारे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ गए हैं आपको समझाने के लिए ये खास क्लास लेकर। विश्वमोहन बताइए आज का सब्जेक्ट क्या है? आज का सब्जेक्ट हमने कमोडिटी की क्लास में चुना है कैस्टर को। कैस्टर जिसे हम आरंडी के नाम से भी जानते हैं। भारत दुनिया में 85% उत्पादन इस कैस्टर का इंडिया में होता है और गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके अलावा अगर दूसरे देशों की बात करें तो चाइना में करीब करीब दुनिया के कुल उत्पादन का 7% और 5% के आसपास ब्राज़ील में उत्पादन होता है। एक बहुत बड़ी ये इंडस्ट्रियल कमोडिटी है। दिसंबर से मार्च के बीच में इसकी फसल तैयार होती है, जुलाई से अक्टूबर के बीच में इसकी सोइंग होती है और पूरा अराइवल आते आते जून तक का समय निकल जाता है। हालांकि ये खरीफ सीजन की फसल है। इंडस्ट्रियल इस्तेमाल की अगर इसकी बात करें तो इसके ऑयल का इंडस्ट्रियल इस्तेमाल सबसे ज़्यादा एफएमसीजी कंपनियां और साथ ही लुब्रिकेंट बनाने में, इंजन ऑयल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, साबुन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इंक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियों की तरफ से भी इसकी डिमांड है और इसका वायदा कारोबार है क्योंकि कारोबारियों का एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ये कमोडिटी है। तो वायदा बाजार पे इसके हेजिंग के टूल्स आपके पास मौजूद है। एनसीडीएक्स पर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक इसकी ट्रेडिंग होती है। कंपलसरी तौर पर डिलीवरी है, यानी आपके पास अगर इसकी पोजीशन है तो एक्सपायरी तक काटे, नहीं तो आपको डिलीवरी ले। ट्रेडिंग और डिलीवरी यूनिट की बात करें तो 50 का लॉट साइज है, 5 मीट्रिक टन का इसका डिलीवरी यूनिट है और 20 तारीख को इसकी एक्सपायरी होती है। तो वायदा बाजार है और इसके डिलीवरी डीसा, कड़ी, पाटन और जो गुजरात के जो सेंटर है यहीं से इसकी डिलीवरी होती है। यही इनके मेन सेंटर भी होते हैं। अब इसकी क्वालिटी नियम क्या एनसीडीएक्स ने बना रखा है? अगर ऑयल कंटेंट है तो न्यूनतम 47% इसमें ऑयल कंटेंट होना ही चाहिए अगर आपको उनके वेयर हाउस में जमा करना है माल को। तो खराब सीड्स की भी उन्होंने सीमा रखी है, 3.5% से ज़्यादा सीड्स खराब इसमें नहीं होने चाहिए। नमी की मात्रा को 4.5% फिक्स कर रखा है, इससे ज़्यादा उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और साथ ही जो पत्थर और बालू की जो मात्रा वो 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ पैरामीटर एनसीडीएक्स ने सेट कर रखे हैं, फिर आप यहाँ पर माल जमा कर सकते हैं और वायदा में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कुछ नियम है वायदा बाजार को लेकर। अगर कैस्टर कारोबार से जुड़े हैं तो इन नियमों को समझना जरूरी है। ठीक है, कैस्टर की क्लास विश्वमोहन के साथ आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद से शिवांशु हमारे साथ हैं अपना सवाल लेकर। शिवांशु नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? शिवांशु आपको आवाज आ रही है? जी सर, मुझे आवाज आ रही है। ठीक है शिवांशु, अपना सवाल पूछिए। सर मेरे पास पारस डिफेंस के शेयर हैं 690 के भाव पे। 690 रुपए के भाव पर है पारस डिफेंस के शेयर। अविनाश जी, 900 ठीक है, पारस डिफेंस हमने देखा अच्छी लिस्टिंग के बाद भी शेयर में तेजी दिखी थी, लेकिन ऊपरी स्तरों से अगर देखेंगे तो शेयर अब 200 रुपए नीचे है। इसको 200 रुपए आप सस्ता कहेंगे या फिर अब ये शेयर इसके ऊपर जाने की संभावना थोड़ी कम हो गई है? क्या लग रहा है आपको, क्योंकि डिफेंस को लेकर तो लगातार बज़ है और नतीजे भी इसके ठीक ठाक रहे थे? अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए इन्होंने थोड़ी सी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। मुझे लग रहा है कि अभी करंट मार्केट सेंटिमेंट खराब होने के कारण हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी बिकवाली देखने को मिली है। लेकिन अगर डिफेंस स्टॉक्स में इन्होंने पैसा लगाया है तो मेरे ख्याल से देखिए जो भी डिफेंस बिजनेस में आप निवेश करते हो आपको कम से कम 1-1.5 साल का टाइम फ्रेम लेना जरूरी है, क्योंकि ये स्टॉक पब्लिक इशू के टाइम से ही काफी अच्छी तरह से तेजी में चला है। तो बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, ऑर्डर बुक काफी अच्छी है। इनफैक्ट अभी ये ड्रोन्स के मार्केट में एंटर करने वाले हैं। हमको लग रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही टॉप क्वालिटी का है, प्लस डिफेंस मिनिस्ट्री में इनके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड है। तो अगर नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो ये होल्ड कर सकते हैं और मेरे ख्याल से होल्ड भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसे खराब बाजार में ऐसे क्वालिटी शेयर को पैनिक में बेचना बिल्कुल नहीं चाहिए। थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए और मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड आपको तब मिलेगा जब आप इसमें थोड़ा सा लंबा समय निवेशित रहिए। ठीक है, पारस डिफेंस को लेकर थोड़ा आपको समय देना होगा, लेकिन इसको होल्ड करने की सलाह है। राजेंद्र कुमार जैन का सवाल लेंगे, व्हाट्सएप के जरिए आया है और ग्लैंड फार्मा को लेकर इनका सवाल है। 90 शेयर हैं 1880 रुपए के भाव पर, 1624 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। क्षितिज, आपसे राय चाहेंगे, ग्लैंड फार्मा को लेकर काफ़ी खबरें आई हैं। फोर्सून की पहले खबर आई थी कि वो इसमें कंट्रोलिंग स्टेक बेचना चाहते हैं, इनकी जो पेरेंट है। इसके अलावा सेनेक्सी के अधिग्रहण की खबरें आई फिर ग्लैंड फार्मा की ओर से। हालांकि हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से शेयर थोड़ा सा नीचे आया है। अभी इसके चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं और क्या सलाह देंगे इसमें आप?
देखिए अभिषेक, यहाँ पे अगर हम लोग ग्लैंड फार्मा की बात करें तो इनफैक्ट कल के सेशन में हम लोगों ने फार्मा काउंटर में एक अच्छा बेस बिल्डअप होने के बाद एक अच्छा बाउंस आता देखा। लेकिन ग्लैंड फार्मा की पर्टिकुलर बात करें तो स्टॉक पे कुछ खास स्ट्रक्चर फिलहाल नहीं निकल के आ रहे हैं। स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है चार्ट के ऊपर 1650 रुपए के नीचे। तो इनफैक्ट यहाँ मैं सलाह दूंगा कि अगर आपकी पोजीशन ऊपरी स्तरों पे है तो अभी भी समय है एग्जिट लेने के लिए, बिकॉज चार्ट स्ट्रक्चर कहीं भी बाउंस बैक के यहाँ पे कोई भी सिग्नल्स पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको मैं सलाह दूंगा ग्लैंड फार्मा के अलावा फार्मा स्टॉक पे दूसरे किसी स्टॉक में स्विच करें तो ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी। ठीक है, किसी दूसरे शेयर में स्विच करने की सलाह है क्षितिज की। अविनाश जी, विकल्प क्या है इनके पास ग्लैंड फार्मा अगर छोड़ते हैं तो? देखिए, मुझे लग रहा है कि ग्लैंड फार्मा अगर बेचते हैं तो सन फार्मा है। मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 1050 1060 का रेट चल रहा है और कंपेयर टू ग्लैंड फार्मा सन फार्मा का बिजनेस मॉडल डेफिनेटली थोड़ा सा स्टेबल है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपको आने वाले 6 से 12 महीने में ग्लैंड फार्मा के मुकाबले में अच्छी खासी कमाई देगी। तो ये ग्लैंड फार्मा स्विच करके आप सन फार्मा अगर खरीदते हैं तो आपको मोटा मोटी रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा मिलना चाहिए, प्रोवाइडेड आप कम से कम 6 to 12 मंथ्स निवेशित रहिए। ठीक है, ग्लैंड फार्मा से निकलने की सलाह है, सन फार्मा को प्लस करने की सलाह है। एसके सिंह का सवाल लेंगे व्हाट्सएप के जरिए। इनके पास है IEX के इंडिया एनर्जी एक्सचेंज के शेयर 500 शेयर हैं 163 रुपए के भाव पर। लेकिन दिक्कत यह है कि IEX का शेयर लगातार बिकवाली के चलते 52 हफ्ते के निचले स्तरों के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अविनाश जी, भविष्य कैसा दिख रहा है आपको और क्या सलाह देंगे IEX को लेकर? देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि IEX में जो करंट सिनारियो है थोड़ा सा मॉडरेटली बैकफुट पे गया है, क्योंकि अभी पावर ट्रेडिंग एक्सचेंजेस में 2 और प्लेयर्स आ चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि IEX बिजनेस कमजोर हो चुका है। अभी भी IEX का करीबन मार्केट शेयर 95% है पावर ट्रेडिंग मार्केट में। इन्होंने जो गैस का एक्सचेंज शुरू किया था, यहाँ से भी होपफुली बिजनेस आने की अच्छी अपेक्षा है। प्लस कार्बन क्रेडिट के लिए भी इनको अभी अप्रूवल मिला। ये कार्बन क्रेडिट का पहला इंडिया का एक्सचेंज एस्टेब्लिश करेंगे। तो लंबी अवधि के लिए मुझे लग रहा है कि ये प्लेटफॉर्म बिजनेस है, इसमें अच्छा पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा सा शेयर ये लोगों को फ्रस्ट्रेट करे, क्योंकि स्टॉक की मूवमेंट काफी नेगेटिव है। लेकिन ओवरऑल अगर साल 1.5 साल का नजरिया कोई लेता है तो मेरे ख्याल से काफी अच्छी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस है। प्लेटफॉर्म बिजनेस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब वो स्केल अप होता है तभी प्रॉफिट्स काफी तेजी से बढ़ते हैं। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। यहाँ पे कोई जल्दबाजी में मत बेचिए, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, तभी मेरे ख्याल से यहाँ पे अच्छा पैसा बनेगा। ठीक है, IEX में भी जल्दबाजी नहीं करने की सलाह है, यहाँ पर भी बने रहने की सलाह दे रहे हैं अविनाश जी। व्हाट्सएप के जरिए सवाल आया है अनीता का। इनके पास ये न्यूरेका के 10 शेयर 1004 रुपए के भाव पर। न्यूरेका कोविड के दौरान ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही। मेडिकल डिवाइसेस बनाती है, ऑक्सीमीटर बनाती है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर बनाती है। तो तमाम मेडिकल डिवाइसेस जो हेल्थ केयर में, सेल्फ केयर में जो काम आते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करती है। इनफैक्ट इंपोर्ट करती है चाइना से। लेकिन बहुत अच्छा हमने रनअप देखा था शेयर में। आज भी इसमें एक बढ़िया उछाल है 8-9% के आसपास का। लेकिन न्यूरेका ने 1000 रुपए से भी ऊपर के स्तर देखे और वहां पर तमाम निवेशकों ने ये शेयर लिए हैं और अब ज्यादा गिरावट है। न्यूरेका, आपको लगता है अविनाश जी कि फिर से उस दिशा में जाएगा? और अगर तेजी वाली ये मोमेंटम बरकरार रहती भी है तो क्या आपको लगता है कि 1000 रुपए के भाव हासिल हो पाएंगे? देखिए अभिषेक, आपने सही कहा कि न्यूरेका एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली कोविड का पीरियड में ही उन्होंने बहुत पैसा बनाया। अभी वापस कोविड इतनी तेजी से आएगा पहला वो कहना मुश्किल है, लेकिन जिस प्राइस पे निवेशक ने ये शेयर खरीदा है, बहुत ही ऊपरी लेवल पे ये शेयर खरीदा है, ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। तो मेरे ख्याल से ये प्राइस को आने के लिए बहुत दिक्कत रहेगी। एटलीस्ट वेरी नियर टर्म में तो लग तो नहीं रहा है। और अगर कोविड के रिपोर्ट्स आते भी है तो मुझे लग रहा है कि ये रिस्क रिवॉर्ड इनके लिए थोड़ा मुश्किल वाला होगा। तो मेरे ख्याल से ये 10 शेयर होल्ड करते हैं। मेरे ख्याल से कोई भी उछाल अगर मिलता है तो इनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि 1000 रुपए का प्राइस एटलीस्ट नियर टर्म में मुझे लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है। और ऊपर से ये बिजनेस बहुत इवेंट ड्रिवन है। कोविड अगर मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ रिपोर्ट्स जैसे सुझाव कर रहे हैं, अगर ज्यादा तरीके से बढ़ता नहीं है तो वापस ये शेयर में आपको वापस एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से निकल जाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अभी इस प्राइस से फेवरेबल नहीं है। ठीक है, तो इस तेजी का इस्तेमाल आप निकलने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आपके भाव शायद थोड़े से मुश्किल होंगे आने में। आगे अगला सवाल लेंगे मुंबई से आदित्य हमारे साथ फोन लाइन पर। आदित्य जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? गुड मॉर्निंग सर। जी सर, मेरे पास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के 2000 शेयर है एट द प्राइस ऑफ 106 रुपीज। 106 रुपए के भाव पर 2000 शेयर। दूसरा शेयर? सर दूसरा बिरला सॉफ्ट है सर, 100 शेयर है एट द प्राइस ऑफ 321 रुपीज। 321 के भाव पर 100 शेयर है बिरला सॉफ्ट के। आपने दोनों शेयर लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ।
और सर और भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो क्या ये 2 शेयर ठीक रहेंगे? आपने इसी महीने दोनों शेयर खरीदे हैं ये? सर बिरला सॉफ्ट तो इसी महीने लिए हैं और BEL पिछले महीने लिए थे। ठीक है, हाल फिलहाल की खरीद है और इसमें निवेशित रहना चाहते हैं। बिरला सॉफ्ट, अविनाश जी, चूंकि निवेश का इनका नजरिया है इसलिए आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम मिड कैप IT की बात करें तो ये सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में शामिल था। हालांकि लोअर लेवल से 52 वीक के लेवल से हम देख रहे हैं कि IT शेयर 15 से लेकर 25% के आसपास तक थोड़े से चढ़ गए हैं। बिरला सॉफ्ट में आपको कितना भरोसा है? क्या सही शेयर इन्होंने चुना है या फिर अभी भी समय है यहाँ से कहीं और स्विच कर लें? देखिए, अभी उन्होंने ऑलरेडी पैसा लगाया है अभिषेक, तो मेरे ख्याल से इमीडिएटली तो मैं इनको लॉस बुक करने की बात नहीं करूंगा। लेकिन IT कंपनीज में मिड कैप जो कंपनीज है, इनके लिए आने वाले 1-2 क्वार्टर्स बहुत चैलेंजिंग रहेंगे, क्योंकि देखिए बड़े कंपनीज में तो उतनी कैपेसिटी होती है कि वो हेडविंड्स को चैलेंजिंग करके उसका सामना करे। बिरला सॉफ्ट एक मिड कैप टायर 2 कंपनी है और हालांकि इनकी ऑर्डर बुक अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छा है। आने वाला 1-2 क्वार्टर्स में ये शेयर में ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर दिखता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर US और यूरोप रिलेटेड जो भी इनके कस्टमर्स है वहां पे दिक्कत हो सकती है। तो मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो ही निवेशित रहिए। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड यहाँ पे आएगी, क्योंकि हेडविंड जो सेक्टर में है वो काफी चैलेंजिंग है। BEL में बने रहे अविनाश जी? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बने रहे, क्योंकि देखिए डिफेंस बिजनेस में स्टेबल बिजनेस होता है, प्लस आने वाले बजट में एक्सपेक्टेशन है कि डिफेंस को वापस एलोकेशन ज्यादा मिलेंगे और प्लस BEL करीबन 30-35 हजार करोड़ के ऑर्डर बुक भी बैठी है। जो भी एवियोनिक्स का जो भी रिक्वायरमेंट होता है डिफेंस का, वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई करता है। तो यहाँ पे रेवेन्यू विजिबिलिटी, प्रॉफिट विजिबिलिटी काफी अच्छी है। इन्होंने अगर ये शेयर लिया है तो यहाँ पे भी मैं लॉन्ग टर्म के लिए निवेश का एडवाइस दूंगा, बट डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, प्रोवाइडेड ये लॉन्ग टर्म निवेशक है। ठीक है, BEL को लेकर ये व्यू आगे बढ़ेंगे। हरप्रीत का सवाल लेंगे, व्हाट्सएप के जरिए है। इनके पास बजाज फाइनेंस के 100 शेयर 7,100 रुपए के भाव पर। बजाज फाइनेंस, इस पर भी एक हमें फंडामेंटल व्यू ही लेना पड़ेगा, एक टेक्निकल राय भी लेंगी। अविनाश जी, मैं कल पढ़ रहा था कि 14 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि बजाज फाइनेंस के शेयर ने सेंसेक्स और निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है और वाकई ठीक संकेत नहीं कहे जाएंगे। 7,100 की बाइंग है, 6,500 रुपए के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। क्या आपको लगता है कि बजाज फाइनेंस में फिर से वो दौर हम देख सकते हैं जो पहले दिख चुका है? एक निर्विवाद रूप से कंज्यूमर फाइनेंस में एक अगड़ी कंपनी रही है, कंपनी है, लेकिन आगे आपको भविष्य कैसा दिख रहा है? देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि बजाज फाइनेंस ने पिछले 3-4 सालों में बहुत ज्यादा अच्छी तरह से वेल्थ क्रिएशन इन्वेस्टर्स के लिए कमा के दिया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो मैनेजमेंट बैंडविड्थ है, संजीव बजाज इनके CMD है, मुझे लग रहा है कि बहुत ही उम्दी तरीके से इन्होंने बिजनेस खड़ा कर दिया है। आने वाले समय में चैलेंजेस जरूर रहेंगे, लेकिन फाइनेंशियल्स जो है वो बैंकिंग के बाद अच्छी तरह से परफॉर्म की कैपेसिटी रखते हैं। और स्पेशली अगर हम कंज्यूमर फाइनेंसिंग या कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग की बात करें तो यहाँ पे काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आई वुड से यहाँ पे होल्ड करिए, थोड़ा सा वोलेटाइल मार्केट जरूर है, बट इनके पास उनकी कैपिटल है, उनका नेटवर्क है, प्लस उनकी जो फंडिंग कैपेसिटी वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो आई वुड सजेस्ट यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, बट हाँ यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करें, कम से कम साल 1.5 साल या 2 साल का टाइम अगर कोई रखता है तो इसमें अच्छा पैसा बन सकता है, प्रोवाइडेड आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। ठीक है, ठीक ठाक पैसा बन सकता है। आपसे क्षिति जानेंगे, बजाज फाइनेंस अगर किसी को स्टॉप लॉस लगाना हो तो वो लेवल कौन सा होगा? बिल्कुल, अगर हम लोग बजाज फाइनेंस के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं सुझाऊंगा आपको 6250 का, थोड़ा सा हायर साइड पे स्टॉप लॉस रहेगा। अगर वीकली चार्ट से बात करें तो स्टॉक अपने अहम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के पास ट्रेड कर रहा है। बड़ा ब्रेकडाउन तो फिलहाल देखने को नहीं मिला स्टॉक में, कहीं ना कहीं स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं ऊपरी स्तरों पे। तो 6250 का यहाँ पे मैं ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे सलाह दूंगा लगाने के लिए बजाज फाइनेंस के अंदर। फाइनेंस में 6200 पर स्टॉप रेंज में 6200 पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। कमलेश का सवाल लेंगे, पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं कमलेश नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार सर जी, ये मेरे पास पॉलीप्लेक्स का 300 शेयर है 2190 के रेट पे। मेरा प्रश्न ये है सर जी कि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये वापस आएगा, कंपनी अच्छी थी, इसके डिविडेंड अच्छे थे इसलिए मैंने लगाए थे, और क्या इन्वेस्टर को भी स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए जो नॉर्मली हमको ये लोग बताते हैं कि मिनिमम 3 इयर्स इन्वेस्टमेंट का रहना चाहिए स्ट्रेटेजी, तो उसमें क्या सुझाव है आपका? ये कब तक वापस बैक आ जाएगा, हम लॉस नहीं बुक करना चाहते हैं तो?
सर। ठीक है कमलेश जी, बहुत ही आपने बखूबी अपना सवाल पूछा और बिल्कुल अगर आप निवेशक हैं तो आपका हॉराइजन भी ठीक है कि 3 साल तो कम से कम किसी शेयर को देना चाहिए, लेकिन बीच बीच में रिव्यू भी करते रहना चाहिए शेयर भाव को और कंपनी के परफॉर्मेंस को। अविनाश जी, 3 साल के नज़रिए से क्या पॉलीप्लेक्स ठीक है? 300 शेयर हैं, 2190 का भाव है। हालांकि हमने 2800-2900 के भाव देखे और अब देखिए 1500-1600 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड के लिहाज से तमाम लोग इसको ले रहे होंगे या फिर लिया होगा। आपका क्या व्यू है? काफी निवेशित रहना चाहिए या फिर कोई बेहतर शेयर है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए ये पॉलीप्लेक्स पैकेजिंग फिल्म में काफी बड़ा दिग्गज प्लेयर है। इनका नॉट ओनली डोमेस्टिक बट इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी है। अभी जो शेयर का डाउन टर्न और जो नीचे का जो मूवमेंट हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि पैकेजिंग मार्केट काफी हद तक डिमांड क्रंच फेस कर रही है। इनफैक्ट न्यूज रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि सारे जो पॉलिएस्टर फिल्म मैन्युफैक्चरर्स है जैसे कि पॉलीप्लेक्स है, यहाँ पे डिमांड कम होने के कारण इनको दिक्कत हो रही है। तो हो सकता है कि आने वाले 2 क्वार्टर्स थोड़े से मुश्किल भरे हो। इनफैक्ट थोड़ा सा रॉ मटेरियल के खर्चे भी इनके बढ़ गए, लेकिन अगर इनका नजरिया कम से कम 2 साल के ऊपर का है तो मैं समझता हूं कि इनको होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे हमको लग रहा है कि कंपनी काफी वेल पोजीशनड है पैकेजिंग स्पेस में, और नहीं कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी का मार्केट अगर सुधरता है तो इनके लिए भी थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। बट हाँ, नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का रखिए, क्योंकि इन द नियर टर्म मार्जिन में थोड़ा प्रेशर आता है तो स्टॉक थोड़ा सा डाउन टर्न दिखाएगा। बट इस लेवल से मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी डाउनसाइड आएगी। बट हाँ, अगर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए तो 1.5-2 साल निवेशित रहिए, क्योंकि जब भी कोई भी सेक्टर में डाउन टर्न आती है तभी उसको रिकवर करने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है। ठीक है, पॉलीप्लेक्स को लेकर ये भी गुरमीत का सवाल लेंगे। दिल्ली से इनका सवाल आया है, इनके पास है एनएमडीसी के 1000 शेयर 124 रुपए के भाव पर, और इसी भाव से हम स्टॉक में लगातार प्रेशर देख रहे हैं। हालांकि लोगों का व्यू ये है, बड़े एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि नागरनार जो स्टील प्लांट उसका जो डिमर्जर कर रही है सरकार, उसकी प्रोसेस ऑलरेडी इनिशिएट की जा चुकी है, शुरू हो चुकी है, वो कंपनी के लिए फायदेमंद साबित होगी। लेकिन चार्ट्स क्या संकेत दे रहे हैं क्षितिज जिसके एनएमडीसी के? क्या आप इसमें बने रहने की सलाह देंगे? जी देखिए, बिल्कुल ओवरऑल ब्रॉडर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ब्रॉडर स्ट्रक्चर काफी ज्यादा पॉजिटिव है। हो सकता है मार्केट में जो हम लोग सेल ऑफ देख रहे हैं उसके चलते कहीं ना कहीं स्टॉक में भी सेलिंग प्रेशर आता दिखाई दे रहा है। बट अगर अगेन मैं बात करूंगा, ब्रॉडर स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। ओवरऑल नजरिया मेरा पॉजिटिव रहेगा। स्टॉक जब तक 112-110 के लेवल्स को होल्ड कर रहा है, स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम किसी भी टाइम आ सकता है, तो स्टॉक में बने रहने की यहाँ पे सलाह रहेगी। ठीक है, एनएमडीसी में बने रहने की सलाह है। अगला सवाल लेंगे, अमनदीप ने हमें भेजा है व्हाट्सएप के जरिए। इनके पास है ला ओपाला के 600 शेयर 415 के भाव पर। 415 वाला शेयर है 450 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है पोर्टफोलियो पर, तकरीबन 25,000 रुपए के आसपास का। नुकसान अभी और ज्यादा होगा अविनाश जी अगर बने रहते हैं, या फिर यहां से ये निकल ले तो बेहतर है? देखिए, मुझे लग रहा है कि लापो ओपेला एक बेसिकली एक B2C वाला बिजनेस है जो कटलरी में काम करता है। काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। 35% के ऊपर के इनके कामकाजी मुनाफे के मार्जिन है। मुझे लग रहा है कि देखिए अभी जो मार्केट का माहौल है अभिषेक, वहां पे मिड कैप स्टॉक्स में बहुत भारी बिकवाली आपको देखने को मिली है। तो यही कारण है कि ला ओपेला को भी यहाँ इस लेवल से पीटा गया है। तो अगर नजरिया कम से कम साल, 1.5 साल या 2 साल का है तो मुझे लग रहा है कि बाउंस बैक जरूर आ सकता है। बट इन द नियर टर्म थोड़े चैलेंजेस रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि इनको लॉस तो बुक करना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए, क्योंकि बिजनेस बहुत अच्छी तरह से सेटअप हो गया है। एक्सपेंशन भी अभी इनका अभी खत्म हो चुका है, तो इसका फायदा भी नंबर्स में आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, ला ओपाला को लेकर अविनाश जी का ये व्यू, यहाँ पर रिकवरी दिख सकती है। हालांकि आज देखिए 5-5.5% की कमजोरी के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अगला सवाल लेंगे, अंकित मल्होत्रा का यह है फेसबुक के जरिए। इनके पास है अरविंदो फार्मा के 100 शेयर 700 रुपए के भाव पर, और आज भी हम देख रहे हैं कि फार्मा स्पेस में वैसे तो चौतरफा रौनक है, लेकिन अरविंदो फार्मा में हम नरमी देख रहे हैं। 447 रुपए के आसपास का भाव है। फार्मा स्टॉक्स ने काफी निराश किया है अविनाश जी, और हम देख रहे हैं कि कोविड का जो डर बढ़ रहा है उसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाइंग आ रही है। लेकिन ये जो बाइंग है, ये जो पुलबैक है, तो जो पहले के निवेशक हैं क्या उनके लिए ये निकलने का मौका होगा, या फिर जो मंदी की जो साइकिल थी अब उसके पीछे छूटने के संकेत हैं और यहां से वाकई एक नई तेजी हो सकती है?
नहीं, देखिए अगर औरोबिंदो फार्मा की बात करें अभिषेक, तो सेकंड क्वार्टर इनके लिए बहुत ही खराब था और मैं समझता हूं कि यही कारण है कि स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। प्लस काफी हद तक यहाँ पे थोड़े कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज भी हो गए थे, इन्होंने काफी अनाउंसमेंट्स कर दिए थे, लेकिन उसके बाद कोई मैनेजमेंट ने उसके ऊपर अमल नहीं किया है, तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा इसके ऊपर डिसअपॉइंटेड है। हम समझते हैं कि देखिए अभी जो प्राइस है उसमें मोरलेस सारे नेगेटिव्स कंपनी के स्टॉक में फैक्टर्ड इन है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको पैसा बनाना है तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए, क्योंकि इनका ज्यादातर मार्केट यूएस है। यूएस में होपफुली अगर ये रैंप अप अपना ऑपरेशन सेकंड हाफ में करते हैं तो आपको अच्छा खासा बाउंस बैक दिख सकता है। तो इस लेवल से मुझे लग रहा है कि डाउनसाइड लिमिटेड है, लेकिन अपसाइड डिपेंड करेगा कि अपने आने वाले 6 से 8 महीने में परफॉर्मेंस कैसे दिखाएंगे। अभी तक तो लग तो नहीं रहा है कि कोई बड़ी अपसाइड आएगी, तो जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश निवेश बिल्कुल ना करें। ठीक है, जिनके पास है वो बने रह सकते हैं, लेकिन नए निवेश की सलाह नहीं है। साहिल का सवाल लेंगे, पुणे से आया है और इन्होंने फेसबुक के जरिए अपनी क्वेरी हमें भेजी है। ग्रीन प्लाई को लेकर इनका सवाल है। 1000 शेयर है 160 रुपए के भाव पर और अब 150 रुपए के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। 250 रुपए के आसपास तक के भाव थे, वहां से ये शेयर नीचे आया है। हालांकि क्षितिज, ये बताइए कि इसमें आप रिकवरी देख रहे हैं क्या आगे जाकर? चार्ट्स क्या संकेत दे रहे हैं, या फिर ये कमजोरी और बढ़ेगी अभी? अभिषेक, अगर हम लोग टेक्निकल सेटअप पे बात करें तो स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला है 150 रुपए के नीचे। तो इनफैक्ट मुझे लगता है यहाँ पे जो ब्रेकडाउन देखने को मिला है, ये सेल ऑफ प्रेशर जारी रहने की पूरी संभावना है। फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है 146 के आसपास, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि स्टॉक फिसल के एक बार 135 रुपए तक मूव करना चाहिए, बिकॉज जिस तरह के वॉल्यूम्स यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं विद द फॉल इन प्राइस, कहीं ना कहीं यहाँ पे अनवाइंडिंग होती दिखाई दे रही है। तो मेरी सलाह इस स्टॉक में से बिल्कुल जो आपने पैसा लगा रखे है, एक बार आप एग्जिट ले लीजिए, बिकॉज फिलहाल जो टेक्निकल सेटअप बन के आ रहा है वो खास पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव संकेत दे रहे हैं। स्टॉक जैसे मैंने बताया 130 की तरफ फिसल के आ सकता है, तो एक बार को आप एग्जिट ले लीजिए स्टॉक से। प्लाई सेल की सलाह क्षितिज की तरफ से। विकास गोस्वामी का सवाल लेंगे, ये आया है अब ट्विटर के जरिए। सोशल मीडिया पर लगातार हमें क्वेरीज आ रहे हैं और भरपूर वहां पर ट्रैक्शन है। रियलटेल का इनके पास शेयर है, 222 शेयर्स हैं इनके पास, और जो भाव है 145 का, और ये जो भाव है ये 52 हफ्ते के ऊपरी स्तरों के आसपास इन्होंने शेयर खरीदे हैं। 90 रुपए के नीचे का ये शेयर था, और इस साल हमने देखा है कि रेलवे में कोई भी शेयर हो, IRFC, RV अनिल या फिर रियलटेल ही आप देख लीजिए, उतना नहीं चला है, लेकिन फिर भी अच्छी तेजी इसमें दिखी है। अब थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है ऊपर इस स्तर से। अविनाश जी, रियलटेल क्या लगता है कि संभलेगा, फिर से चलेगा, या फिर अब थोड़े से दायरे में चला जाएगा ये? नहीं, देखिए मुझे लग रहा है कि रेलटेल बेसिकली रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी बड़ा प्लेयर है, और ऑनलाइन जो वाईफाई का स्पेस है वहाँ पे रेलवेज को काफी बड़ी मात्रा में ये अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी है, लेकिन अभी जिस प्रकार का माहौल है, मेरे ख्याल से काफी इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स मुनाफा वसूली कर रहे हैं, क्योंकि माहौल काफी वोलेटाइल है। लेकिन बिजनेस कंपनी के फंडामेंटल्स का काफी स्ट्रांग है, और मैनेजमेंट भी काफी होपफुल है कि आने वाला साल, दैट इज FY 23-24 इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। प्लस रेलवे बजट में अगर होपफुली कोई बड़ा कैपेक्स अनाउंसमेंट्स आते हैं तो इसका फायदा भी कंपनी को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए अभी अगर कोई इन्वेस्टर इसमें निवेशित है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि ऐसे शेयर्स में जब पैनिक आता है तभी शेयर्स गिर जाते हैं, लेकिन फंडामेंटल्स अगर ठीक ठाक है तो अगले साल 1.5 साल में आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़ा सा वीकनेस रहेगा, बट लॉन्गर टर्म में मुझे लग रहा है कि इसमें अच्छी खासी कमाई होगी। ठीक है, रेलटेल में लंबी अवधि में अच्छी कमाई की उम्मीद है, लेकिन आपको बता दें आगे बढ़ने से पहले कि सरकार की PLI स्कीम को अच्छा रिस्पांस मिला है। अलग अलग PLI स्कीम के तहत 700 से ज़्यादा कंपनियों ने निवेश शुरू भी कर दिए हैं। PLI स्कीम को लेकर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने बातचीत की DPIIT सचिव अनुराग जैन से। आइए सुनते हैं। PLI स्कीम सरकार के लिए एक ज़बरदस्त स्कीम साबित हुई है। निवेश अच्छा आ रहा है, रोजगार के मोर्चे पर भी काफ़ी कुछ बेहतर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। अभी तक इंसेंटिव्स कितने डिसबर्स हो पाए हैं, कितनी कंपनियों को हम और आने वाले समय में इंसेंटिव के नज़रिए से और कितना क्या कुछ डिसबर्स करेंगे, आंकड़े क्या कह रहे हैं? PLI स्कीम बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 14 सेक्टर्स में 1.97 लाख करोड़ की स्कीम मंजूर की गई थी। सभी 14 सेक्टर्स में एप्लीकेशंस कंपनीज की मंजूर हो गई हैं और 717 कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट प्रारंभ कर चुकी है। 4-5 साल के दौरान
इन कंपनियों का टोटल इन्वेस्टमेंट 2.74 लाख करोड़ एक्सपेक्टेड है, जिससे करीब 30 लाख करोड़ का एडिशनल प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है। जो कंपनियां 2021 में मंजूर हो गई थी उनके इन्वेस्टमेंट होके उनके सेल्स टारगेट भी मीट हो गए, तो अब उनके इंसेंटिव क्लेम आने लगे हैं। अभी तक 3 इंसेंटिव क्लेम मंजूर किए जा चुके हैं, सारे मोबाइल फील्ड में हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की स्कीम के अंतर्गत आई थिंक 470 करोड़ के आसपास पेमेंट अप्रूवल हो चुके हैं इंसेंटिव्स के। बाकी हम लोग का जो उम्मीद है, जो सूचनाएं हैं डिपार्टमेंट के साथ जो हम कंपाइल करते हैं, करीब 5 या 6 सेक्टर्स में मिला के 4000 करोड़ रुपए के इंसेंटिव्स अभी मार्च तक डिसबर्समेंट होने के क्लेम आ जाएंगे, क्योंकि इतनी कंपनीज अपना थ्रेशोल्ड इन्वेस्टमेंट और थ्रेशोल्ड सेल्स दोनों टारगेट मीट कर चुकी है। ठीक है, तो पीएलआई स्कीम को लेकर सरकार की अच्छी खासी तैयारी है, लगातार इंसेंटिवाइज कर रही है कंपनियों को अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए देश में, और उस इंसेंटिव के चलते जो निवेश आ रहा है न सिर्फ उससे जॉब क्रिएशन हो रहा है बल्कि कंपनियों का भी काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो ये खास बातचीत। चलिए, शो को अब समेटने का भी वक्त हो गया है और निफ्टी पुरजोर कोशिश कर रहा है 18,100 के ऊपर बने रहने की। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर कमजोरी थोड़ी सी कम है, 100 अंकों के आसपास की नरमी वहां पर देख रहे हैं। और इस वक्त एनएसई में अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 225 शेयर हैं हरे निशान में, और उसके मुकाबले 1900 1850 शेयर है लाल निशान के साथ। चलिए ठीक है, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। विनाश जी और क्षितिज, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों की जवाब देने के लिए। एक छोटे